शाम 6 बजे आज तक रेडियो पर विजय विक्रम सिंह ने नितिन से बात करी। ये एक भ्रम है लोगों के बीच में कि बेसी आवाज़ बड़ी अच्छी है। हिंदुस्तान में शार्क टैंक को छोड़कर कोई ऐसा रियलिटी शो नहीं है जिसमें मैंने आवाज़ नहीं दी है। 5 दिन का प्रोसेस होता है SSB, 5वें दिन उन्होंने मतलब मेरे आगे वाले चेस्ट नंबर का हो गया, मेरे पीछे वाले का हो गया, मेरा नहीं हुआ। अच्छा। और मुझे पता ही नहीं था कि क्या करें, पैरों तले ज़मीन खिसक गई। 2 साल के अंदर अल्कोहलिज्म इतना बुरा हो गया कि मैं रात में जब पीता था तो ये देख लेता था कि इतनी बच जाए कि सुबह शुरुआत कर सुबह उठती पी सकूं। इतना बुरा हो गया कि मेरे लाइफ में शराब के अलावा मैं दूसरी चीज़ सोचता ही नहीं था। मैंने MBA क्लासेस अटेंड करी हैं शराब पी के। तो आप देख लीजिए, बचने के चांस 15% हैं। आप कहें तो इलाज करें, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। मम्मी ने कहा आप अपना काम करिए, अपना काम करेंगे। हर चीज़ जुड़ी हुई है। फैमिली मैन के लिए मुझे ऑडिशन किया उस समय, और अगले ही दिन राजन DK के ऑफिस से फ़ोन आ गया कि साहब आप कंफर्म हो अजीत के कैरेक्टर के लिए। वाह। पहला शॉट मैंने जीवन का दिया मनोज वाजपेयी जी के साथ। वॉइस ओवर काम आया एक्टिंग में? वॉइस ओवर कई जगह अड़चन बना। मनोज वाजपेयी, सुष्मिता सेन, है ना, विक्की कौशल जी, तय रहे थे। KK मेनन साहब, KK मेनन, सबके साथ एक्टिंग भी कर लिया आपने जी। लेकिन अभी भी आपको गालियाँ तो बहुत मिलती हैं। UK राइडर जब आए थे, उनको जब निकाला गया उनको डांट बहुत पड़ती थी। अच्छा। तो लोग मुझे भाई टकले तुम उसको के पीछे पड़े हो, ये मैं भाई टकला तो मैं हूँ लेकिन मैं वो नहीं हूँ। वॉइस में करियर बनाना हो चाहे ना बनाना हो, कृपया अपनी आवाज़ पर काम करिए। हमारी पहचान की कई परतें हैं। नाम, काम, धर्म, जिस जगह से हम आते हैं वो भी, और एक और है आवाज़। आवाज़ें कई बार रहस्य पैदा करती हैं, कई बार खौफ भी पैदा करती हैं। आवाज़ें तोड़ती भी हैं और आवाज़ों की अपनी एक अलग दुनिया है। आवाज़ करियर ऑप्शन भी है। इनफैक्ट हमारे साथ आज एक ऐसे ही शख्स हैं जिनकी आवाज़ सुनकर कभी किसी ने कहा था कि तुम्हारी आवाज़ बहुत बढ़िया है यार। उन्होंने उसे बस एक कॉम्प्लीमेंट ही नहीं समझा, बल्कि एक कदम आके जाके उसे अपना रोज़गार बना लिया। और फिर क्या था? फिर तो बहुत सारे रियलिटी शोज़ में उनकी आवाज़ें हमें सुनने को मिली हैं। इस बातचीत में आप सुनेंगे कहाँ कहाँ मिली, लेकिन एक तो है जो बताने से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। बिग बॉस की आवाज़ भी है जो आप सुनते हैं, तो उसमें 2 आवाज़ें हैं मेरा ख्याल है, उसमें से एक आपकी है। अब जब वो बोलेंगे तो आप पहचान भी जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है विजय विक्रम सिंह, पढ़ाकू नितिन में आपका। मैं क्या बोलूँ, ऐसा इंट्रोडक्शन तो देखिए आज तक परिचय किसी ने हमारा दिया नहीं है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद सर। समय आप पूछें तो हम बता दें आपको। हाँ बिल्कुल, उसी अंदाज में बताइए। शाम 5:15 बजे। तो ये आवाज़ है जो लोग सुनते रहते हैं। अभी थोड़ा सा गला बैठ गया है, लेकिन इसी आवाज़ से पहचान मिली है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने पहले ही क्लियर कर दिया कि 2 आवाज़ें हैं और मैं शो की दूसरी आवाज़ हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चाय पीते रहिए आप, हाँ, बात करते रहेंगे। बिल्कुल। कनपुरिया आदमी है, चाय के बिना मतलब काम कहाँ चलेगा, काम नहीं चलेगा। अब चूंकि बातचीत बिग बॉस से शुरू हो ही गई, जी, चाहते ना चाहते भी, जी। तो पहला सवाल इसी से पूछ लेता हूँ। हमारे प्रोड्यूसर ने भी लिख के दिया मुझे कि पूछ लेना जरूर। हाँ। ये कितना स्क्रिप्टेड होता है? स्क्रिप्ट में है मेरी पूछना। आप सोचिए, मैं 2010 से शो से जुड़ा हूँ, 15 साल हो गए, 16 सीजन्स हो गए OTT मिला के, और 16,000 बार ये सवाल पूछ चुके हैं लोग। लेकिन ये कौतूहल मन में होना बड़ा लाजमी सा है, और उसका जवाब ये है कि नहीं, ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, क्योंकि इट्स अ ब्यूटीफुल स्टडी इन ह्यूमन बिहेवियर एंड द शो थ्राइव्स ऑन समथिंग कॉल्ड वॉयरिज्म, जो हमारी आदत है ना झांक के देखने की दूसरे घरों में। तो उस वजह से कई बार ये लग सकता है, और कई बार जो वहाँ के पार्टिसिपेंट हैं उनका बिहेवियर देख के लग सकता है कि ये ऐसे कैसे कोई बिहेव कर सकता है। तो मैं आज आपके शो के माध्यम से ये चैलेंज देना चाहता हूँ किसी को भी जो ये सोचता है कि स्क्रिप्टेड है या ऐसे कौन बिहेव करता है, उस घर के अंदर किसी को भी रख देंगे, वो वैसे ही बिहेव करेगा। फॉर्मेट वैसा है, और जैसे कि मैंने कहा, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टडी इन ह्यूमन बिहेवियर अंडर स्ट्रेस। वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इंसान के जो नकाब होते हैं वो गिरते जाते हैं और फिर कुछ अलग ही निकल के आता है। एक आपको निदा फाजली साहब का एक शेर है ना कि हर आदमी में होते हैं 15-20 आदमी जिससे भी मिलना हो कई बार मिलना। तो ये शो
माध्यम है उन 15-20 आदमियों में से कुछ आदमी बाहर निकालने का। एक्चुअली आपकी बात से मुझे याद आया कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो कुछ कुछ ऐसा ही फील बहुत लोगों ने किया था। वो कहने लगे थे हमें फैमिली के बारे में नहीं पता था इतना। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताइए, वहाँ पर एक आवाज़ तो हमने सुनी है, एक आपकी है। जी जी। अब वो आवाज़ किसकी है किसकी नहीं है हमें तो पता नहीं, आपको पता है नहीं पता ये भी नहीं पता। नहीं, हमको भी ये लगता है शायद मशीन की आवाज़ है। इतना मतलब कंसिस्टेंटली इतने सालों तक एक ही आवाज़, मेरी आवाज़ चेंज हो गई है तो शायद मशीन की आवाज़ बदल जाती है आवाज़ 15 साल में 10 साल में बदल जाती है। और इसका कारण ये है कि जब आप प्रोफेशनली अपनी वॉइस को यूज़ करते हैं तो आप रियाज भी करते हैं, और रियाज जो है आपकी आवाज़ में एक अलग तरह की खनक पैदा करता है। इट्स लाइक प्लेइंग क्रिकेट, गली में क्रिकेट खेलना, और फिर वही क्रिकेट आप प्रोफेशनली 3-4-5 साल खेलने लगे तो आपके खेलने के तरीके में बदलाव आ जाएगा। तो क्योंकि मैं प्रोफेशनली इस काम को कर रहा हूँ और क्योंकि सीरियस हूँ तो थोड़ा रियाज भी करता रहता हूँ, तो आवाज़ में बदलाव आ जाता है। और मैं तब से भी देख रहा हूँ गर्म पानी पीते हैं बीच बीच में। जी जी। ये मतलब मिथ नहीं है कि गर्म पानी पीने से आवाज़ ठीक है हो जाती है। बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली ठीक रहती है, सही है बात। अगर जैसे अभी मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठ गई थी, मैंने गर्म पानी पिया, काफ़ी सुधार आ गया। अच्छा। एक और हैक जिसे आजकल कहते हैं ना, एक और हैक ये है कि अगर कभी बहुत ज़्यादा बैठ जाती है आवाज़ तो मैं रात में गर्म पानी में घी मिला के पी लेते हैं, धीरे हल्का सिप कर लेते हैं। तो घी जो है बाम का काम करता है, और वो आप सुबह उठेंगे तो आपकी आवाज़ बड़ी बेहतर होगी। क्योंकि हमारा काम ही आवाज़ पे चलता है तो वी कांट अफोर्ड टू लूज़ द वॉइस। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि ठीक हो जाए। तो ये सारी चीज़ें नुस्खे हैं, घरेलू नुस्खे। और कुछ लोग अपनी आवाज़ में बेस की कोशिश करते हैं, उसका कोई नुस्खा है क्या? पहली बात तो ये मैं बताना चाहूँगा कि आवाज़ में बेस, ये एक भ्रम है लोगों के बीच में कि बेसी आवाज़ बड़ी अच्छी है, और है, लोगों को लगता है बेसी आवाज़ मतलब अच्छी आवाज़। हर आवाज़ अच्छी है, हर आवाज़ यूनिक है, पर अगर आपको अपनी आवाज़ को निखारना है तो उसके कुछ तरीके हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वो अगर आप करेंगे तो बेस पैदा हो चाहे ना हो, आपकी आवाज़ में वज़न पैदा होगा। एक सवाल मुझे बाद में पूछना था, पहले पूछ लेता हूँ। पैसे कैसे मिलते हैं मतलब वॉइस ओवर वगैरह करने में बिग बॉस का? बिग बॉस मेरा पहला बड़ा शो था। मैंने 2009 में अपना करियर शुरू किया, वॉइसिंग करियर। 2010 में शो मिल गया। उससे पहले मैं नौकरी कर रहा था। तो मेरे लिए बेंचमार्क तो सैलरी और जो छोटे मोटे काम मिलते थे वो थी, तो उस हिसाब से मैं अपना मुंह फाड़ा। बाद में पता चला जो मुंह फाड़ा वो तो बहुत ही छोटा था, पर ठीक है। प्रमोशन होता है उसमें, इस साल इतने बढ़ा दिए, इस साल उतने, कुछ करके। मतलब देखिए, अगर आप यहाँ हैं, यहाँ से जंप लेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ हैं तो बहुत जंप लेंगे तो शायद यहाँ तक आ जाएंगे। तो कोई मलाल नहीं है, क्योंकि शो ने जो दिया है वो पैसे से कहीं ज़्यादा है, और पैसे भी कमवाए हैं शो ने। तो मैं बहुत ज़्यादा हिलुज्जत नहीं करता हूँ, जो प्यार से मिल जाए। और इस पेशे का एक जो मतलब इसकी एक सुविधा है वो तो मैंने अभी देखी कि आप कहीं भी बैठकर वॉइस ओवर कर लेते हैं। एक छोटा सा इक्विपमेंट लेके चलते हैं, माइक फ़ोन में जोड़ा, वो कर लिया। ये मुझे मालूम है कि आपको इतने साल हो गए इसलिए आप इतने आराम से कहीं भी कर लेते हैं, बाकी सबको थोड़ा सा माहौल चाहिए। जी जी। लेकिन एक फ़ायदा इस पेशे का ये तो देखा मैंने। हाँ, थोड़ा मेरी मार्केटिंग है, थोड़ा मैंने कमाया है ये गुडविल। और ऑफ कोर्स इस प्रोफेशन में ये है कि आप अगर इफ यू वर्क स्मार्टली यू कैन मैं तो दुनिया में ट्रैवल किया है मैंने, और कभी मेरा वॉइस ओवर सफ़र नहीं हुआ है। मैं पिछले 2009 से ही रियलिटी शोज़ के वॉइस ओवर कर रहा हूँ। रियलिटी शोज़ हर सैटरडे संडे आते ही आते हैं, कुछ शोज़ मंडे टू फ्राइडे आते हैं। तो आपको ये कोई सोचकर ढील नहीं देगा कि भाई आप ट्रैवल कर रहे हो तो कोई बात नहीं, हम बिना वॉइस ओवर के भेज देंगे। शो जाना है तो जाना है, उसमें वॉइस ओवर जाना है तो जाना है। तो ये चीज़ जो है कि मैं एक मोबाइल सेटअप अपने साथ लेके चलता हूँ, इसने मेरी बड़ी मदद करी है कहीं भी ट्रैवल करने में बिना किसी परेशानी के। मैंने एयरपोर्ट तक पे रिकॉर्ड किया है, मैंने दुकानों में रिकॉर्ड किया है, विदेश में जाकर दुकानों में रिकॉर्ड किया है। तो बिग बॉस के अलावा जैसे डांस इंडिया डांस है जहाँ से आपके करियर की शुरुआत हुई, आऊँगा उस पर, और कहाँ आपकी आवाज़ सुनने को मिल सकती है? इनफैक्ट आपको तब देखा भी जा सकता है। जी। तो दोनों चीज़ें बताता हूँ। तो हिंदुस्तान में शार्क टैंक को छोड़कर कोई ऐसा रियलिटी शो नहीं है जिसमें मैंने आवाज़ नहीं दी है। मतलब मेन जो GC चैनल्स हैं उसमें, और फिर चाहे वो इंडियन आइडल हो, इंडियन में भी दे रहा हूँ, सुपरस्टार सिंगर, इंडियाज़ बेस्ट डांसर, DIT, लिटिल मास्टर्स, और बताइए नाम भूल गया हूँ मैं, पर मतलब जितने आप शो सोच सकते हैं
सब में मैंने मास्टर शेफ आवाज़ें दी हैं, डांस प्लस। वाह, तो मतलब अगर आवाज़ ठीक ठाक है तो काफ़ी स्कोप है भाई साहब। जो भी यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हाँ, लग जाइए बस। मुंबई इंतजार कर रहा है आपका। हाँ, लग जाइए। मतलब और कुछ काम अगर आपसे छूट जाए तो मिल सकते हैं। मैं छोड़ता ही नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली, लेकिन काम Competition भी है। मेरे न छोड़ने के अलावा भी बहुत है। हाँ, कंपटीशन भी है। कंपटीशन तो बहुत है, तो इसीलिए मैं कभी कोई काम नहीं छोड़ता हूँ। तो ऐसा होता है ना, हम अक्सर ना बहुत बार मजाक उड़ाते हैं इसकी कि 13, 14, 15 साल के बच्चे होते हैं, उनका जब कंठ फूटता है तो उन्हें खुद नहीं पता चलता कि कहाँ उनकी आवाज़ कैसी हो गई। आपको कब पता चला था कि आपकी आवाज़ इस लायक है कि उसे टीवी पर जाना चाहिए? मुझे नहीं पता था, मुझे किसी ने बताया। 29 साल की उम्र में जब मैं भारत सरकार के एक उपक्रम MSTC में काम कर रहा था, बॉम्बे ट्रांसफर अच्छा, सरकारी नौकरी थी? जी जी। मैंने BHU से MBA किया था इंटरनेशनल बिजनेस में, उसके बाद JP सीमेंट में नौकरी लगी, फिर एक वैकेंसी निकली और हुआ, तो बॉम्बे पोस्टिंग हुई हमारी। छोटी सी ये भी कहानी है क्योंकि रेलेवेंट है, इसे बता देता हूँ। तो सरकार में सरकारी उपक्रमों में पैसे ठीक ठाक होते हैं, सुविधाएं बड़ी अच्छी होती हैं। तो जो बॉम्बे के निवासी हैं वो समझ पाएंगे कि मुझे पाली हिल में फ्लैट मिला था, 2 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट सरकार ने दिया था 300 रुपये किराए पे। तो और उस समय तक मैं पीना सब छोड़ चुका था, तो मेरे घर पे आफ्टर पार्टीज बहुत होती थी। लोग आके, क्योंकि पता था कि पीता नहीं है, छोड़ भी देगा और उसके घर में बड़े आराम से पार्टी हो सकती है। तो ऐसी ही एक पार्टी में एक दोस्त की दोस्त ने, जो कि मैकेनिक रिक्शन में काम करती थी, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी आवाज़, यू हैव अ गुड वॉइस। आई सेड नहीं मैं गाना नहीं गा पाता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, गाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने कहा अच्छा, और किस्मत, डेस्टिनी, नेक्स्ट डे से चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। शी टुक मी टू अ स्टूडियो, वहाँ मेरी आवाज़ उन्होंने रिकॉर्ड करवाई कि देखो ऐसे रिकॉर्डिंग होती है। वो जब रिकॉर्डिंग मैंने की, मैंने कहा ये यार मैं क्या कर रहा था ज़िंदगी में, ये है काम, मुझे इसमें बड़ा मज़ा आया। और स्टूडियो सेटअप में क्या होता है कि वॉइस बूथ आइसोलेटेड होता है, उसमें आवाज़ नहीं जाती है। आवाज़ जाने के लिए एक बटन दबाना पड़ता है, टॉक बैक जिसे कहते हैं। अब वो टॉक बैक ऑन था, वो लोग आपस में बात कर रहे थे, तो उसने कहा कैसी है, बोला किसको पकड़ के ले आई हो। आवाज़ तो अच्छी है पर अंदाज नहीं, इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा अरे भाई, कह रहा आवाज़ अच्छी है। हाँ, बस इतना ही बहुत है। तो माइंडसेट ये हो चुका था कि पॉजिटिव लेना था, और मज़ा बहुत आया। तो टेक अवे एक सबसे बड़ा ये है कि आप अपने पैशन को कब आइडेंटिफाई करेंगे, इसकी कोई एज नहीं होती। टू माई क्रेडिट, मैंने उसको एक्सप्लोर किया। वरना ये होता है ना कि अच्छा हाँ ठीक है, आवाज़ है तो क्या है। मैंने तो कहा आफ्टर पार्टी कराने का एक लाभ आपको ही मिला, एक फ़ायदा मिला। तो आफ्टर पार्टी कराते रहें, हाँ, लोगों को घर छोड़ते रहें। पता नहीं आपका हुनर कौन पहचान ले। बिल्कुल ठीक है। मगर ये ब्रिगेड, ये आपका नाम तो मैंने सुना बड़ा विजय विक्रम सिंह, वाह, पूरा नाम ये है। विजय तो मतलब छोटा सा हो गया, लेकिन ब्रिगेडियर नाम के साथ कैसे जुड़ा? मेरा पूरा नाम था वीर विक्रम बहादुर सिंह राजपूत। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, हम लोग राजपूत फैमिली से हैं, तो बाबा को बड़ा शौक था हमारे दादाजी को कि राजपूताना नाम होना चाहिए, तो ये नाम उन्होंने रखा। स्कूल गए तो उन्होंने कहा भैया नहीं आएगा, इसको काटिए, तो भी काट कूट के स्कूल से लंबा तो भाई साहब का नाम है। तो उन्होंने कहा काट कूट के भी उन्होंने विजय विक्रम सिंह रखा। उनको पता नहीं क्यों लगता था कि ये इसका फौजी मिजाज है, तो वो मुझे बचपन से ब्रिगेडियर विजय विक्रम सिंह बुलाते थे। और मैं भी आई गॉट सक्ड इनटू इट, एंड मुझे भी लगने लगा मैं फौजी हूँ। मैंने सैनिक स्कूल में ट्राई किया, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, नहीं रिटर्न क्लियर हुआ। NDA ट्राई किया, नहीं रिटर्न क्लियर हुआ। CDS के ज़रिए मैंने फिर रिटर्न क्लियर करके अपना पहला SSB दिया। अच्छा, वो एक अलग कहानी है, लेकिन हाँ, तो ये फौजी की कहानी ये थी। नहीं वो कहानी बताइए, क्योंकि मुझे पता है कि इस कहानी से फिर वो कहानी जुड़ती है जी जी, जो बड़ी दर्दनाक भी है। हाँ हाँ। क्या हुआ कि मैं इतना ज़्यादा इस बात से इस बात से इतना मैंने आत्मसात कर लिया था इस चीज़ का कि मुझे लगा कि मैं तो फौजी ही हूँ। और मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी इस चीज़ की कि भाई अगर NDA लिखना है आपको, तो 10th-12th में अगर मैथमेटिक्स हो आपका सब्जेक्ट, तो आपको ज़्यादा आसानी पड़ती है। 12th में बायो लेके पढ़ लिया, NDA क्लियर ही नहीं हुआ कभी। खैर, ग्रेजुएशन के बाद CDS क्लियर हो, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, उसके बाद मेरी पहली SSB कॉल आई बैंगलोर के लिए। और मैंने कहा बस अब हो गया, अब तो शायद हो सकता है SSB में ही स्टार दे दें मुझे कि ठीक है आप ऑफिसर हो गए। तो इतने मुगालते थे मेरे जहन में। 5 दिन का प्रोसेस होता है SSB। 5वें दिन उन्होंने मतलब मेरे आगे वाले चेस्ट नंबर का हो गया, मेरे पीछे वाले का हो गया, मेरा नहीं हुआ। अच्छा। और मुझे पता ही नहीं था कि क्या करें।
पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आपकी उम्र क्या थी? ये बात है 21 21 साल। 21 साल। तो 21 साल की उम्र में मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेलियर देखा और मुझे नहीं पता था कि उसको कैसे हैंडल किया जाए। आज इन रेट्रोस्पेक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा फौज में इसलिए नहीं हुआ कि मैं मेंटली उस समय बहुत वीक था। मैं फेलियर नहीं हैंडल कर पाया, मैं डिप्रेस हो गया। क्योंकि जब फेलियर आता है तो एक डाउट लेकर आता है, आप उस डाउट के साथ या तो जी सकते हो या उसको धकेल सकते हो। मैंने उस डाउट को ले लिया और वो मुझे डिप्रेशन में लेता चला गया। डिप्रेशन में जाना तो एक बड़ी समस्या थी ही, उसका इलाज मैंने ढूंढा शराब में, वो दूसरी बड़ी समस्या हो गई। डिप्रेशन और नशा बहुत बहुत ही ख़राब कॉकटेल है। और आई एम 90s चाइल्ड, ये बात 99 की है। आज भी मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करते, तब तो बिल्कुल नहीं होती थी। तब तो मर्द को दर्द नहीं होता था। इस तरह की बेवकूफ़ियों में हम जीते थे, हम रो नहीं सकते थे। ऐसा नहीं कि मेरे माँ बाप ने कभी ऐसा कहा कि बेटा तुम रो मत। सामाजिक ऐसा परिवेश था। मेरे माँ बाप तो मतलब इतने लिबरल, एक तीसरी पास एक 9वीं फेल, उसके बाद भी ज़िंदगी में हमेशा आज़ादी दी कि जो करना है करो, बस पढ़ लो थोड़ा सा। और हमने भी सम्मान रखा जितना रख सकते थे। लेकिन पता नहीं क्यों उस समय डिप्रेशन आ गया, शराब पीने लगे और फिर वहाँ से चीज़ें गर्त में जाने लगी। मतलब बुरी नहीं हुई, वो सीधे गर्त में ही चली गई। 2 साल के अंदर अल्कोहलिज्म इतना बुरा हो गया कि मैं रात में जब पीता था तो ये देख लेता था कि इतनी बच जाए कि सुबह शुरुआत कर सुबह उठती पी सकूं। इस बीच में ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं हो रही थी। मैंने कैट दिया, ठीक है 93 परसेंटाइल ही आए, लेकिन ठीक है। एक आदमी जो सुबह शाम तक शराब पी रहा है वो ठीक है, उसके लिए BHU में एडमिशन मिल गया इंटरनेशनल बिजनेस में। और उस समय के लिए वो वरदान था, क्योंकि हमारे मतलब हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो पैसे नहीं होते थे। BHU की 2 साल की MBA की फ़ीस थी 8,000 रुपये और किसी भी बड़े कॉलेज की 3-4 लाख से कम नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा वरदान था। मतलब वो ईश्वर जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। ये बाद में समझ में आया, ये समझ पहले आ गई होती थी शायद। एनीवे, नहीं समझ में आया, पीते रहे। इतना बुरा हो गया कि मेरे लाइफ में शराब के अलावा मैं दूसरी चीज़ सोचता ही नहीं था। मैंने MBA क्लासेस अटेंड करी हैं शराब पी के। लोग मुझसे बात नहीं करते थे और ये सबको पता भी था कि ये नशे में रहता है। सबको पता था ये नशे में रहता है। मैं फ्रस्ट्रेटेड था, वायलेंट हो गया। मैंने बदसलूकियाँ की हैं, अपने पिताजी के साथ बदसलूकी करी है। बहुत बहुत सारी गलत चीज़ें करी हैं मैंने। वो चीज़ अगर उसका फल मिलता होता तो शायद मैं अभी भी नर्क में ही होता। लेकिन ईश्वर, गॉड वॉज काइंड, तो नहीं सीखा मैंने। बहुत लोगों ने कहा कि ये गलत कर रहे हो। पता नहीं किस एबिस होती है ना, उसमें घुसता चला गया मैं। जॉन एलिया कहते हैं ना कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। तो हादसा हो गया, पैंक्रियास फट गए। इतनी पिएंगे तो क्या होगा। कितने समय ये चलता 6 साल में पैंक्रियास फट गए, जो कि नॉर्मली इसको पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। पैंक्रेटाइटिस होता है लोगों को 20-25 साल के अल्कोहलिज्म के बाद, और रेयर केसेस में प्रेग्नेंट लेडीज़ को होता है। और आपने 6 साल में हासिल कर लिया? मैंने 6 साल में वो अचीव, बिना नागा पिए, बिना कोई। और मुझे याद है आज भी कि मैं जब PGI में मुझे स्ट्रेचर पे ले जाया गया, संजय गांधी PGI जो लखनऊ में है, बहुत बड़ा अस्पताल है। बाकी सतना में पोस्टेड था उस समय में, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, उन्होंने कहा था यहीं ले जाइए। तो डॉक्टर ने कहा मम्मी से कि इसका लिवर नहीं काम कर रहा है। तो पैंक्रियास क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस जब पेट में आ जाता है तो आपके ऑर्गन्स पर अटैक करता है, उनको खाने लगता है, वो ऑर्गन्स स्टेट ऑफ शॉक में चले जाते हैं। जनरली उस शॉक से बाहर नहीं आ पाते हैं ऑर्गन्स। तो मेरी किडनी शॉक में थी, मेरा लिवर शॉक में था, दोनों ही काम नहीं कर रहे थे और उस वजह से लंग्स में 70% पानी भर गया था। डॉक्टर ने यही सेम बात मम्मी को बोली, ये ऐसा है, ये झूठ बोल रहा है, 6 साल में इतना कोई ऐसे नहीं हो सकता है। क्या उम्र है इसकी? हमें बताया 25 साल। बोले नहीं 25 कैसे हो सकती है, पैंक्रेटाइटिस तो हो ही नहीं सकता 25 में। मैंने कहा नहीं, मैं 25 का ही हूँ। बोले नहीं तो आप देख लीजिए, बचने के चांस 15% हैं, आप कहें तो इलाज करें, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। मम्मी ने कहा आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। उस लेडी के ये उद्गार थे जिसके घर में 2,000 रुपये भी नहीं थे शायद। तो वहाँ से एक दूसरा स्ट्रगल चालू हुआ। हर तीसरे दिन डायलिसिस होता था। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसमें सिर्फ सपोर्ट पे डाला जाता है और ये इन्फेक्शन कंट्रोल किए जाते हैं कि इन्फेक्शन ना हो। तो मैं कुछ 18 या 20 या 22 दिन शायद इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट में था। मेरे 5 डायलिसिस हुए
उसमें से एक दिन मुझे निमोनिया अटैक हो गया, और उससे एक दिन पहले ही डॉक्टर ने कहा था इसको वेंटिलेटर पे डालते हैं। तो मेरे दोस्तों ने, जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा नहीं, ये ठीक नहीं होगा, वेंटिलेटर पे डालना, इसको ऐसे ही रहने दिए। तो जब ये हुआ निमोनिया अटैक, मेरी सांस आनी बंद हो गई, मुझे मास्क, ऑक्सीजन दिया जा रहा था, नहीं आ रही थी सांस में, आई कुड नॉट ब्रीथ। और मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर कह रहा है मैंने तो कहा था आपसे। मैं मतलब वो मंजर नहीं भूलता है कि दाहिने हाथ पे मम्मी खड़ी हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं, बाएं हाथ पे भैया और पापा हैं, और भैया कह रहा है अरे आ रही सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। मौत को लेकर बड़े फैसिनेशंस हैं। तो जब मौत यहाँ से देखी है मैंने, गुलजार साहब का एक शेर है, कविता है कि मौत तो एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है मिलेगी मुझको। डूबती नब्ज में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे, दिन अभी पानी में हो रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला ना आधी रात ना दिन हो, जिस्म जब जुदा हो और रूह को सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है मिलेगी मुझको। और जब मौत सामने आती है तो क्या होता है? मेरे बावल मोमेंट्स पे मेरा कंट्रोल नहीं था। आई वॉज शिटिंग एंड पीइंग एट द सेम टाइम विदाउट एनी कंट्रोल फॉर 4.5 minutes। पता नहीं कैसे, वो डॉक्टर भी हैरान थे कि कैसे चीज़ें वापस आने लगी। और उस दिन के बाद से उसके तीसरे या चौथे दिन किडनी फंक्शन इम्प्रूव होने लगा। वो क्रेटिनिन जो 1.5 इसका नॉर्मल माना जाता है, 3 पे होता है कि किडनी काम नहीं कर रही, मेरा 8.5 था, इसलिए डायलिसिस होते थे। किडनी क्रेटिनिन कम होने लगा, और विद इन 10 days उन्होंने खाना भी देना शुरू कर दिया। और 3 दिन बाद उन्होंने कहा इसको थोड़ा वॉक कराइए, अब इज गेटिंग बेटर। तो कुछ 22-25 दिन बाद मैंने सनलाइट देखी, और उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उस दिन मेरी सोच बदल गई। मैंने कहा यार मैं क्या कर रहा था, ऐसा क्या बुरा हो रहा था लाइफ में? एक ही चीज़ तो नहीं हो रही थी, मतलब हाउ कैन यू लेट दैट वन थिंग डिफाइन यू? और मुझे किसी की कही हुई बात याद आई कि सम थिंग्स इन लाइफ आर मेंट नॉट टू बी। तो लेट गो करना भी बड़ा ज़रूरी है। उस दिन मुझे लेट गो करने की अहमियत पता चली। और आज मैं बात करता हूँ तो कई लोग कहते हैं नहीं गिविंग अप। मैंने कहा नहीं, गिविंग अप और लेट गो अलग अलग चीज़ है। आपने मेहनत कर ली, प्रयास कर लिए, नहीं हो रहा, चलो भाई राम राम नमस्कार, दूसरी तरफ हम रुख करते हैं। तो वो टर्निंग पॉइंट था, पर उस चीज़ ने बहुत कुछ सिखा दिया। लेकिन क्या एक ही रिजेक्शन हुआ था? 8 बार? जी, 8 बार मैं SSB से रिजेक्ट हुआ हूँ। और तो ऐसा भी नहीं कोशिश नहीं की थी? काफ़ी हाँ, की थी जितनी कर सकते थे अपने हिसाब से, क्योंकि SSB में आपको कोई रिजल्ट नहीं देता है कि आप इस वजह से नहीं सिलेक्ट हुए, इस पे काम करिए, और आप अपने हिसाब से सोचते हो कि ये शायद कारण होगा। मैं आज भी बड़े ऑनेस्टली ये कह सकता हूँ कि मैं मेंटली वीक था, नहीं थी मेरे अंदर, जो बाद में पता चला एक्चुअली, जो अब मैं एहसास कर सकता हूँ। रिबल विदाउट अ कॉज, सबसे लड़ रहे हैं, इतने बिटर हो गए हैं। फेलियर कैन मेक यू बिटर और बेटर। इट मेड मी बिटर, इतना बिटर कि मैं हर आदमी से लड़ रहा था, इतना बिटर कि आई स्टार्टेड लूजिंग फ्रेंड। थैंकफुली आई हैड अ ब्यूटिफुल फैमिली जो तब भी खड़े रहे। और आज उस बात को 19 साल हो गए, आज तक ना तब ना आज 19 साल में मेरी माँ ने, मेरे फादर ने कभी कहा कि अगर तुमने वो ना किया होता तो तुम देखो क्या कर सकते थे। कभी नहीं, उस बात का जिक्र ही नहीं है। इनफैक्ट मेरे पापा को तो अच्छा ही नहीं लगता कि मैं इस बारे में बात करता हूँ। कहते हैं जो बीत गई सो बात गई। अरे मैंने कहा पापा बात करने में क्या है, किसी का अगर भला हो सके। मैं अभी कुछ दिन पहले कहीं था, शूट कर रहा था, एक DOP का असिस्टेंट आया, उसने कहा सर ही टच्ड माई फीट एंड हग्ड मी। सिर्फ आपका जोश टॉक मैंने देखा, और मैं देख के मुझे इतनी स्ट्रेंथ मिली कि वो जो कोविड का दौर था उससे मैं निकल पाया उससे। मैंने कहा ठीक है भाई, जीत गए, हो गया काम। अब तो आप मोटिवेशनल टॉक करते हैं? जी जी जी, अभी बात हो ही रही थी, हम लोग IIT गुवाहाटी गए थे अभी, सुसाइड्स पर वहाँ चर्चा हुई कि वहाँ बड़े सुसाइड्स हो रहे हैं, और गुवाहाटी, कोटा, IITs में, मतलब IITs में भी चल रहा है। और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं सोसाइटी भी जिम्मेदार है। जो सब्ज़बाग दिखाते हैं ना कि बेटा ये कर लो लाइफ सेट है, ये दिखाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ कभी सेट होती ही नहीं। लाइफ सेट है जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लाइफ सेट सबसे ज़्यादा स्टूडेंट लाइफ में है, जब आप एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में जी रहे हो। उसके बाद तो लाइफ अनकंट्रोलेबल है। सिलेबस इतना वाइड है कि कहाँ से क्या आएगा कुछ पता ही नहीं, कौन सा उड़ता तीर आ रहा है आपकी तरफ आपको नहीं पता। रोज़ एग्जाम देना है,
तो ये बताना चाहिए कि बेटा ये जो पल है इसको एंजॉय कर लो, गिव योर 100%। और आईटी की सुसाइड्स तो बहुत पीड़ा देने वाली बात है, क्योंकि वो लोग हैं जो जेई क्लियर करके गए, जिसको दुनिया का वन ऑफ द क्रीम है टफेस्ट वो। एग्जाम कहा जाता है। मुझे लगता है, मैंने कोई रिसर्च नहीं करी है, पर मुझे लगता है कि ये जो थॉट है, बच्चा वहाँ शायद पहुँचता है ये सोच के कि अब मज़े, नहीं भाई मज़ा नहीं है, वो बढ़ता ही जाएगा। लाइफ इज़ लाइक अ वीडियो गेम। एक लेवल पार करोगे तो लेवल 2 पे जाओगे, लेवल -1 पे नहीं जाओगे, लेवल 2 के लेवल बाद अप होगा तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। यस। तो पर जनरली मैं जाकर स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में ये बताता हूँ कि भैया जीवन में फेलियर एक कांस्टेंट हर मोड़ पर मिलेगा। सक्सेस माइलस्टोन की तरह है, कुछ 1 किलोमीटर के बाद एक दिखाई देगी। फेल तो आप, और ये मैं अनुभव से कह रहा हूँ, जब मैं फेल हो रहा था और एक्सेप्ट नहीं कर रहा था तब, और आज जब मैं ऑलमोस्ट हर हफ्ते फेल होता हूँ। कोई ना कोई ऑडिशन आता है, बड़ी फिल्म का ऑडिशन। अभी एक फिल्म रिलीज हो रही है किल, उसने बड़ा धमाल मचाया पूरी दुनिया में। उसके लिए 3 ऑडिशन मैंने किए थे 3 साल पहले कोविड के दौरान, और बड़ा अच्छा रोल था वो, और मुझे लग रहा था यार ये अगर कर लिया तो फिर। और अब जब उस फिल्म को इतनी सक्सेस मिल रही है तो और कभी कभी लगता है, लेकिन यू एक्सेप्ट इट, इट्स नॉट अ फेलियर, समबडी एल्स वाज मेंट टू प्ले दैट कैरेक्टर। अगर नितिन को किसी को प्ले करना है तो ही हैज़ टू डू जस्टिस टू नितिन। मेरी शख्सियत एक पर्टिकुलर तरह की है, मैं नितिन नहीं प्ले कर सकता, तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन मार्क ऑन माई एबिलिटी। ये चीज़ समझना, मुझे ये समझ हाथों से गुजर के आई है। अगर मेरे अनुभव से कोई सीख ले तो खुशी की बात है। सही बात है। लेकिन मैं जो समझ पाया वो ये भी है कि आप कोई फेल हो भी नहीं रहे थे उस तरह से, क्योंकि जिस वक्त आप, मेरा ख्याल है, एसएसबी दे रहे होंगे, रिजेक्ट हो रहे होंगे, ठीक उस वक्त देखने के लिए ये भी था कि आप एमबीए भी कर ही रहे हैं, अच्छी जगह से कर रहे हैं, उसके बाद भी बहुत चांसेस थे, जो एक्चुअली हुआ। तो मैं समझना चाहूँगा कि उस वक्त मनोदशा होती क्या है, क्योंकि सब कुछ तो ख़राब नहीं होता। क्या हम देखते नहीं है, ये होता है? हम कई सारी चीज़ों, इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। कई फैक्टर्स हमारे अपने बनाए हुए होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि एट सम पॉइंट इन लाइफ वी आर ऑल विक्टिम्स ऑफ आवर ओन थॉट प्रोसेस। हम अपने दिमाग में ही कहानियाँ बुन लेते हैं। मेरी कहानी क्या क्या थी, अरे यार मेरे पेरेंट्स फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर हो जाता तो मैं स्टाइपेंड मिलने लगता, मैं उनके लिए कुछ कर पाता। मैं बाहर जाता हूँ रिश्तेदारों के सामने, क्या सोचते होंगे, मेरे पीछे हंसते होंगे। अरे हंसते होंगे तो हंसते होंगे, और मैंने तो नहीं देखा ना हंसते हुए। हम धारणाएं बना लेते हैं, चाहे हंस भी ना रहे हूँ, शायद हंस ना रहे हो, शायद एम्पथाइज कर रहे हो कि बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, नहीं हो पा रहा है इसको, पर हमको लगता है नहीं हंस रहे होंगे। अगर हंस रहे हैं तो ठीक है यार, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। तो मनोदशा यही है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, और ऑब्जेक्टिविटी आपने खो दी, अंदर देखना बंद हो गया, आसपास ढूंढ रहे हो, ये गलत हो रहा है, वो गलत, भगवान ने साथ नहीं दिया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो आई थिंक जब इट्स लाइक वो क्या कैस्केडिंग इफेक्ट, कि एक के बाद एक, फिर वो गिरता ही जाता है, ग्राफ नीचे ही जाता है, ऊपर नहीं उठता। फिर आपको ही प्रयास करके उसको ऊपर लेकर आना है, और उसमें काउंसलिंग की बड़ी मदद होती है। इसीलिए अगर कभी भी नेगेटिविटी से आप गुजरें तो प्लीज़ गो टू अ काउंसलर। किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने का मतलब ये नहीं कि आप पागल हैं। अगर आप डिप्रेस्ड हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, 2 चीज़ें हैं, एक तो अगर आप डिप्रेस हैं तो प्लीज़ काउंसलर के पास जाइए। दूसरा, इट इज़ लाइक एनी अदर इमोशन। आप खुश होते हो तो हमेशा खुश तो नहीं रहते, आती है खुशी चली जाती है, गम है आया है चला जाएगा। आप रखे रहोगे तो आपको अफेक्ट करता रहेगा। मैं ये मानता हूँ कि जैसे हमें एक्टिंग में सिखाया जाता है कि इमोशंस आर लाइक रेन क्लाउड्स, वो जब बरसे तो भीग जाओ उनमें, उनको अनुभव कर लो, पर उसके बाद उसको छोड़ दो। लाइफ में भी यही होना चाहिए। ये ना करो कि हाँ हमेशा पॉजिटिव रहना है, हंसते रहना है, एकदम नहीं। ठीक है, अभी इफ आई एम फीलिंग नेगेटिव, आई लेट मी फील दैट फॉर हाफ एन आवर, फॉर 1 hour, देन आई विल गेट अप, रैशनलाइज थिंग्स एंड स्टार्ट डूइंग थिंग्स। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग, चीज़ें अपने आप सॉर्ट होने लगती हैं। तो है कई सारी चीज़ें हैं। तो एमबीए हो गया। जी एमबीए, आपने जैसा कहा, हाँ। कुछ भी नेगेटिव नहीं हो रहा साहब, बिल्कुल सच बात है। एक चीज़ नहीं हो रही थी बस, ठीक है, उसमें क्या हो गया, एमबीए हो गया, 120 के बैच में 10 लोगों का प्लेसमेंट होता है, उसमें एक मैं भी हूँ। तो कहाँ से बुरा हो रहा है भाई?
उस समय इतना प्लेसमेंट का अच्छा दौर नहीं था। 10 लोगों को अच्छा प्लेसमेंट में क्या क्या अगेन मीन में आप नेगेटिव हो चुके हैं। अरे यार जेपी सीमेंट 13 डिस्ट्रिक्ट, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट, अरे यू गेटिंग टू गेट द पल्स ऑफ द नेशन। आप हार्टलैंड में जा रहे हो, खुश हो जाओ यार कि पहली जॉब ऐसी मिल गई है कि आप गांव खेड़े में वहाँ का जीवन देख रहे हो, देश देखेंगे। मतलब तब तो लोग ऐसे ही सोचते हैं कि अरे यार कहाँ गांव देहात में जाऊंगा, अब लगी भी तो यहाँ लगी। MBA, अरे MBA किया था यार, वो कॉर्नर आपको चाहिए कॉर्नर कैबिन। अरे कॉर्नर कैबिन मतलब मिलेगा जब मिलेगा। अभी तो ये पहले घिस लो। हाँ पहले घिस लो। और उस चक्कर में पहुंच गए मुंबई। नहीं फिर उसके बाद जब ये सब हादसा हो गया, हाँ, पॉजिटिविटी आ गई, मतलब समझ में आ गया कि इट्स ऑल हियर, तब पॉजिटिव्स दिखने लगे। तो वैकेंसी आई MSTC में, भरा, पेपर दिया, GD इंटरव्यू हुआ, 15 लोगों सिलेक्शन हुआ, नंबर 1 हम थे, टॉप किया हमने। क्या पता ये सारी जो SSB की तैयारी थी वो काम आ रही थी, कहीं ना कहीं सब चीज़ें, हर चीज़ जुड़ी हुई है, कोई चीज़ बेकार नहीं जाती, कहीं ना कहीं काम आती है। बिल्कुल, मतलब ये मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि डिजायर्ड रिजल्ट जो हम सोच रहे हैं वो ना भी हो तो भी कुछ ना कुछ होता है। हम कई बार बड़ी पिक्चर मिस कर देते हैं। एक कहानी है छोटी सी, 2 मिनट में आपको, वो क्या कहते हैं उसे, व्हील बैरो, वहाँ यूज़ होता है ना फैक्ट्रियों में, सीमेंट की बोरियाँ खींचने के लिए। तो एक आदमी व्हील बैरो में इतना बड़ा बॉक्स लेके जा रहा होता है, सिक्योरिटी वाला उसको रोकता है, क्या लेके जा रहा हो? कुछ नहीं भैया, यहाँ बुरादा पड़ा होता है, ये देखो, हम लेके जाते हैं, वहाँ आग जलाते हैं। अच्छा ठीक है, जाने देता है। 1 2 3 4 दिन, कहता है यार कुछ तो गड़बड़ है, तुम कुछ तो चुरा रहे हो, क्या चुरा रहे हो, सच बताओ, हम तुम्हें नहीं कुछ करेंगे। तो कहता है हम व्हील बैरो चुरा रहे हैं। वो रोज एक व्हील बैरो चुरा के ले जाता था, पर सिक्योरिटी वाले का ध्यान डब्बे पे था, हमारा ध्यान डब्बे पे होता है। हम ये मिस कर जाते हैं कि जिंदगी में व्हील बैरो और उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें। सो यही है। तो पहला ब्रेक कैसे मिला? वॉइसिंग में पता तो चल गया अच्छी आवाज है, जी, लेकिन ब्रेक कौन दे? नहीं, उस शहर में जहाँ बहुत घूम रहे हैं। अरे सर उसके बाद बहुत कुछ हुआ। जब ये पता चला अच्छी आवाज़ है, तो उसने जो कहा था इसको तैयारी बहुत करनी पड़ेगी, उस इंजीनियर, साउंड इंजीनियर। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तैयारी तो हम कर लेंगे, मेहनत तो हम कर लेंगे। तो मैंने एनरोल किया एक वॉइस इंस्टीट्यूट में, 3.5 महीने की ट्रेनिंग करी। फिर समझ में आया सरकारी नौकरी करते हुए तो कुछ नहीं हो सकता, नौकरी छोड़ दी। एक रेडियो स्टेशन में सेल्स टीम में नौकरी करी। अच्छा, आप यहाँ पर आपके ऑफिस में सेल्स वालों से पूछिएगा कि मीडिया सेल्स कितना मुश्किल काम है, लेकिन हमने किया। वो भी तब जब हम सरकारी नौकरी से आए थे। 2.5 साल हमने वो नौकरी करी। उन 2.5 सालों में मैंने समझा कि काम कैसे होता है, क्राफ्ट पे काम किया, कॉन्टैक्ट्स बनाए, और उन्हीं कॉन्टैक्ट्स में से एक कॉन्टैक्ट थे आशीष गोलवलकर जी, जो उस समय ZTV के नए प्रोग्रामिंग में आए थे, AVP थे। वो डांस इंडिया डांस, वो प्रोजेक्ट उनका पेट प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट था, पहला डांस का रियलिटी शो था। उसका पहला एपिसोड हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े वॉइस आर्टिस्ट ने किया, लेकिन क्योंकि नया शो था तो बहुत बैक एंड फोर्थ होता था, तो दे सेड नहीं यार ये नहीं हो पाएगा। तो फिर दूसरा एपिसोड किसी दूसरे वॉइस आर्टिस्ट ने किया, अगेन बैक एंड फोर्थ। तो उनका यार ये नहीं हो पाएगा। तो फिर टीम ने कहा कि हम किसी नए को लाएंगे, और थैंकफुली 10 दिन पहले ही हम CD देकर आए थे कि सर अगर कुछ काम हो तो हमें दीजिएगा। बोले इसको लेकर आओ, मिल गया काम। तो एक और चीज़ कि भैया दरवाजे हमेशा खटखटाते रहें, पता नहीं कब कहाँ पर कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो दरवाजे खटखटाते इस तरह से डांस इंडिया डांस हमें मिल गया। 1 साल तक इसी तरह के एक 2 शो किए, कुछ जो काम मिलता रहा करते रहे। थैंकफुली 2010 में मेल आया कि एंडेमॉल इज़ लुकिंग फॉर द सेकेंड वॉइस ऑफ बिग बॉस, आप अपना CD भेजिए। CD भेजी, 2 महीने बाद ऑडिशन के लिए बुलाया, उसके अगले दिन पैसे डिसाइड करने के लिए बुलाया। 2 अक्टूबर सन 2010 को हम बिग बॉस के सेट पर थे। बड़ी जल्दी चीज़ें हुई? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमने एडिट कर दी हैं। समय की कमी है इसलिए हमने एडिट कर दिया है। लेकिन साल का अगर टाइमलाइन देखो, साल का टाइम तो एक्चुअली नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल 1 साल में इतना बड़ा शो मिल गया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और जब एक बड़ा शो मिल जाता है तो कुछ दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। और अब ये सोचिए ना, 2 साल पहले तो कोई आपको आधी रात में ऐसे ही बता रहा है बस कि आवाज़ अच्छी है तुम्हारी, अब 2 साल बाद आप इंडिया के सबसे बड़े शो में आवाज़ दे रहे हैं। ट्रू, तो वो है, नो डाउट। और कितने लोग इसी तरह डिप्रेशन में होंगे मे बी, और ना हो अच्छा है, जो सोचते होंगे कि मुझे बिग बॉस में आवाज़ देना है और वो नहीं दे पाए होंगे। सबका अपना स्ट्रगल है, सबका अपना स्ट्रगल।
कौन कहाँ परेशान है पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए, जो आपने सारे शो किए, मेरे पास नाम इंडियन आइडल, सारेगामापा, झलक दिखला जा, आप नाम ले ही रहे थे। हाँ देखिए, झलक भी भूल गया मैं, झलक तो हाँ, 4 हमने साल से लिख कर लिया रहा था हूँ। लेकिन धन्यवाद। कैसे होता है ये, कैसे अप्रोच करते हैं, वो करते हैं, आप करते हैं, कोई बताता है, आप लोग मैनेजर्स रखते हैं, कैसे पता चलता है कि इसकी आवाज़ अच्छी है, इसको रखते हैं? रियलिटी शो की जहाँ तक बात है, हम्म। तो इतने साल से क्योंकि कर रहे हैं, तो अब वो एक कनेक्ट हो गया है, बहुत बड़ा एक नेटवर्क, और उस नेटवर्क में ये बात पहुंच गई कि इसके साथ काम करना बहुत आसान है। रियलिटी शोज़ में ज़रा काम थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एवरीथिंग हैपन्स लास्ट मिनट, और मैं कभी भी एब्सेंट नहीं होता हूँ, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। देखा हमने। तो मुझे लगता है कि आवाज़ें बहुत अच्छी अच्छी हैं, पर मुझे काम इसलिए भी मिल जाता है कि मैं कभी ना नहीं करता हूँ। कई बार कुछ शोज़ आते हैं जो कहते हैं साहब बजट बहुत कम है, कोई बात नहीं, स्टूडियो तो नहीं बुलाओगे? बोले नहीं नहीं सर, आप भेज दीजिए। ठीक है, भेज दो, कोई बात नहीं, कर देंगे। नहीं ठीक है, बिग बॉस का नहीं पूछता, हाँ। लेकिन नॉर्मली तो बता दीजिए कितने पैसे मिलते हैं। जिन्हें करियर बनाना, उन्हें कुछ आइडिया तो हो कि इसमें कितना पैसा मिल जाता है, जाना देखिए, चाहिए। पैसे अगेन इट्स अ फैक्टर ऑफ योर पॉपुलैरिटी, इट्स अ फैक्टर ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू हैव डन। जैसे जिस काम के लिए हम 100 रुपये चार्ज करते हैं, ऐड, अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो मैं अगर 100 चार्ज करता हूँ, तो निनाद कामत उसी चीज़ के लिए 1000 चार्ज करते हैं, 10 टाइम्स ऑफ व्हाट वी चार्ज, एंड पीपल पे हिम, बिकॉज ऐड की दुनिया में निनाद इज मिस्टर बच्चन और चेतन शशितल, चेतन शशिताल, ये लोग, इन्होंने एक मकाम हासिल किया हुआ है। मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि पैसे तो जो हैं वो हैं, पर अगर मुझे आज आप बताओगे कि कल आपको स्टूडियो आना है वॉइस ओवर करने के लिए, तो मैं रात भर एक्साइटेड रहूँगा, मैं सुबह बहुत एक्साइटमेंट में रहूँगा कि मुझे जाना है। मैं सुबह अगर तबीयत ख़राब भी होगी तो माइक के पीछे जाते ही वो ठीक हो जाती है, मैं भूल जाता हूँ। अगर आप सब कुछ भूल जा रहे हैं तो आप जोन में हैं, तो आपको मज़ा आ रहा है, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, तो यू आर सक्सेसफुल। तो कहते हैं कि आप भाई फलानी गाड़ी चलाते हो, तो नो, मैं फलानी चलाता हूँ तो कोई और फलानी से प्लस 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 चलाता है, तो उसका कोई वो नहीं है, दैट्स नॉट अ बैरोमीटर फॉर मी। द बैरोमीटर इज, मैं जब काम करता था तो हर रात को डर लगता था सुबह ऑफिस जाना है। आज कब फ़ोन आएगा यार, कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग का आ जाए, अब रिकॉर्डिंग का फ़ोन आ रे मज़ा आ गया, दिस इज सक्सेस। हाँ, तो हम पैसों की बात कर रहे थे थोड़ी सी। जी, पैसों की बात कर रहे थे। तो एक एड फिल्म के लिए आप 15,000 से 1.5 लाख 2 लाख के बीच में चार्ज कर सकते हैं, ये रेंज रहती है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं कुछ चार्ज करूँगा, अगर निनाद भाई बोल रहे हैं तो वो कुछ और चार्ज करेंगे। लाइन शायद एक ही रहे कि ले आइए नया रेन अब सिर्फ 5 रुपये में, लाइन उतनी है। एड में, एडवर्टाइजिंग में ख़ास तौर पर अच्छा, ये पैसे एडवर्टाइजिंग में बहुत अच्छे हैं, पर वही डबिंग में उतने अच्छे नहीं हैं। अच्छा, रियलिटी शो के वॉइस ओवर्स में ठीक ठाक है, तो सब में सबका अलग अलग वो है, पर आप कुछ भी कर रहे होंगे आपको इतना काम मिल जाएगा कि आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। फिर आप एक्टिंग क्यों करने लग गए? पैसे के लिए नहीं। पता है मुझे, मैं हुआ कैसे? ये एक्सीडेंट, अच्छा, मेरी लाइफ में बड़े खूबसूरत एक्सीडेंट इस तरह से हुए हैं। 2015 में मुझे लगा यार मैं एक तरह का ही काम करने लगा हूँ और मुझे डबिंग करनी है, तो वॉइस ओवर और डबिंग में थोड़ा फ़र्क होता है। डबिंग में अदायगी और चाहिए होती है, और वॉइस ओवर में तो जब आप वॉइस ओवर बहुत करने लगते हो तो एक ही तरह से आप चीज़ों को अप्रोच करते हो। वॉइस ओवर आप मोटा माटी अपनी ही अंदाज में, अपनी आवाज़ में करते हैं। डबिंग में आपको वो आदमी बनना है, किरदार बनना है, आपको एक्टिंग भी करनी है। तो किसी ने कहा कि भैया थिएटर करो, उससे अदायगी सुधरती है तो डबिंग का और काम मिलेगा, तो थिएटर करना शुरू किया। बैरी जॉन के साथ पहले मैंने वर्कशॉप करी एक्टिंग की, फिर थिएटर करना शुरू किया, प्लेस करने लगा। एक प्ले किया हमने अलेक्जेंडर वर्सेस चाणक्य, जिसमें मैं चाणक्य बनता था बिना मूछ के, और 26-27 शोज़ किए उसके मैंने। वहाँ से बड़ा मज़ा आना शुरू हो गया, लेकिन कभी नहीं सोचा कि मैं कैमरे के सामने एक्टिंग करूँगा। आर्थर मिलर का प्ले किया हमने, ऑल माई सन्स, उसका हिंदी अडेप्टेशन किया। और तब मुझे याद आया कि यार स्कूल में मैं बहुत एक्टिंग किया करता था। मैंने चेकॉव का प्ले किया हुआ, द प्रपोजल, क्लास 10th में। लोग चेकॉव को प्ले करते हैं तो वो एक उनके लिए प्राइड कि हमने किया है, शेक्सपियर का, चेखव का। हाँ, भाई, और हमने 10th में कर रखा, तो मैं अच्छा, मैं मतलब है थोड़ा बहुत ठीक है, पर कोई वो नहीं था कि हम कैमरे के सामने जाएंगे। 2018 में एक शो कर रहा था मैं, उसका नाम था इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार।
उसमें मैं आवाज़ दे रहा था। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि यार हम एपिसोड्स बनाते हैं एक्टर्स ट्रेनिंग का, तो तुम वॉइस की भी ट्रेनिंग करा दो, पैसे नहीं है बट तुम्हारा एपिसोड हम ऑन एयर कर देंगे। ठीक है। वहीं पर मेरी मुलाकात मुकेश छाबड़ा जी से हुई। उन्होंने अपने ऑफिस बुलाया, वो उस समय फिल्म बना रहे थे जो बाद में दिल बेचारा बन के रिलीज़ हुई, वो शुरू कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ये फिल्म संजना के वॉइस ओवर पे चलेगी, थोड़ा वॉइस ओवर इसको बता दो कैसे होता है। ऑफिस में बुलाया उन्होंने ये संजना से मिलवाने के लिए। और तब उन्होंने कहा अरे तुम थिएटर भी करते हो? मैंने कहा बोले कभी आए नहीं ऑडिशन के लिए? बोले करोगे? मैंने हाँ हाँ क्यों नहीं। तो उन्होंने फैमिली मैन के लिए मुझे ऑडिशन किया उस समय। और अगले ही दिन राजन डीके के ऑफिस से फ़ोन आ गया कि साहब आप कंफर्म हो अजीत के कैरेक्टर के लिए। वाह। पहला शॉट मैंने जीवन का दिया मनोज वाजपेयी जी के साथ। तब मुझे लगा कि अब ये करूँगा मैं, और इसके लिए जितना मेहनत करनी होगी मैं करूँगा। तो तब से मैंने इतनी वर्कशॉप्स करी हैं। मैंने कहा यार अच्छे एक्टर्स के साथ काम करना है, जो NSD से आ रहे हैं, जो यहाँ से आ रहे हैं, उनकी बराबरी तो कभी नहीं कर सकते, पर कम से कम कुछ तो क्राफ्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। ये अहमियत समझ में आ गई कि आर्ट फॉर्म को जस्टिस अगर आपको देना है तो क्राफ्ट पे काम करना पड़ेगा। आर्ट एंड क्राफ्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्राफ्ट इज इन योर कंट्रोल। तो उस पर काम कर रहे हैं। वॉइस ओवर काम आया एक्टिंग में? वॉइस ओवर कई जगह अड़चन बना। हाँ जी जी, क्योंकि आपके सारे किरदार अच्छे नहीं बोलेंगे, अच्छी तरह से परफेक्ट स्पीच नहीं होगी, डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं हो सकती सबकी। किरदार का रिदम अलग होगा। मेरा एक रिदम सेट हो गया था। आप तो साफ बोलते थे। मैं तो बहुत साफ बोलता हूँ। तो उसको ब्रेक करने के लिए मैंने टीचर्स के साथ बहुत काम किया। सौरभ सचदेवा जो हैं वो हमारे गुरु हैं। उन्होंने मतलब जितना मेरा सपोर्ट, जितनी हेल्प करी है, उनके साथ 3 वर्कशॉप भी कर चुका हूँ मैं। और जब भी फंसता हूँ तो उनको फ़ोन करता हूँ। अभी मैंने अनदेखी 3 एक शो है सोनी लिव पर, वो किया। मेरा पहला नेगेटिव कैरेक्टर था। तो फ़ोन किया मैंने उनको, और विनय चावल मेरे दोस्त राइटर हैं, कि साहब क्या कर सकते हैं इसमें। तो 3.5 घंटे भाई लोगों ने बैठ के हमारे साथ किरदार पे काम किया। तो ऐसे लोग हमें मिलते गए। तो मनोज वाजपेयी, सुष्मिता सेन, है ना, विक्की कौशल जी, बता ही रहे थे, के मेनन साहब, के मेनन, सबके साथ एक्टिंग भी कर लिया आपने। जी। लेकिन अभी भी आपको गालियां तो बहुत मिलती हैं हाँ, बिग बॉस के चक्कर में। अरे वो जबकि कितनी बार क्लियर कर चुके हैं। और आपके शो में भी शुरुआत ही हमने इस बात से करी कि भाई मैं शो की दूसरी आवाज़ हूँ और मैं बिग बॉस नहीं हूँ। लेकिन अब मुझे समझ में आने लगा है कि लोगों को ये लगता है कि जो भी शो से जुड़ा है और जो एक्सेसिबल है वो उसे गाली दो, वो हमारा मैसेज वहाँ तक पहुँचा। क्यों देते हैं गाली? कोई निकल गया उनका फेवरेट तो गाली, कोई उनका फेवरेट उसको डांट दिया अगर उन्होंने तो मुझे गाली कि तुमने क्यों डांटा। मैं कहा भाई मैंने नहीं डांटा। सबसे ज़्यादा कब पड़ी थी? सबसे ज़्यादा ये यूके राइडर जब आए थे, तो अभिषेक जी जो है उनको जब निकाला गया, उनको डांट बहुत पड़ती थी। अच्छा। तो लोग मुझे भाई टकले तुम उसको पीछे पड़े हो, ये। मैं भाई टकला तो मैं हूँ लेकिन मैं वो नहीं हूँ। लेकिन एक चीज़ और देखी मैंने कि आई स्टार्टेड एंगेजिंग विद दीज पीपल। मैं जो तारीफ़ करता है उसको मैं थैंक यू कर देता हूँ, लेकिन जो गाली देता है मैं पहला जवाब उसको देता हूँ कि मतलब ये तो टकले वकले तो बहुत छोटी बात है, बहुत बड़ी बड़ी गालियाँ। और जहाँ तक आप सोच सकते हैं वहाँ तक, मतलब मेरी बेटी तक को उन्होंने घसीटा हुआ है। और मैं एंगेज करता हूँ कि भाई क्यों, इतने भावुक लोग हैं क्यों हमारे मुल्क में। हाँ, तुम भाषा की मर्यादा रखो और बताओ क्या परेशानी है। एक ये परेशानी बड़ी होती है कि गाली पड़ती है, दूसरी परेशानी ये कि सर मुझे शो में ले लो। मैं बताता हूँ भाई, मैं हर बार शो में नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ, मैं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा इस बार का हर बार वांदे होते हैं। तो तुम्हें हम कहाँ से भेज दें, और ये मेरे हाथ में नहीं है। There is a team which decides, and this is not a show by application. This is a show by invitation. सही बात है। वो टीम आप पहुंचेगी अगर आपको उनको लगेगा। तो खैर कोई बात नहीं, तारीफों के साथ गालियां पड़ना तो लाजमी है। कीमत है छोटी सी। आपको लगता है कि वो सब कर सकते हैं, या दूसरी तरह से पूछूं कि कौन कर सकता है? और आपने तो कोचिंग ली, अगर किसी को बेहतर बनानी हो अपनी आवाज़ या अंदाज सीखना हो, उसे क्या करना चाहिए? किसी को भी जिसको प्रोफेशनली बात करनी है, और जब मैं कहता हूँ प्रोफेशनली बात करनी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रेडियो में काम कर रहे हैं या वॉइस ओवर कर रहे हैं। प्रोफेशनली बात, आप प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं तो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी आवाज़ पे काम करना सबका कर्तव्य है, दायित्व है। हमारी आवाज़, आवर वॉइस इज़ आवर आइडेंटिटी इन साउंड। पर वही एक चीज़ है जिस पर हम कभी काम नहीं करते। तो आपको वॉइस में करियर बनाना हो चाहे ना बनाना हो,
कृपया अपनी आवाज़ पर काम करिए। ये 65% of your audience attention is grabbed not by the content but by how you present your content. वसीम बरेलवी साहब कहते हैं कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो इसमें जो कैसे वाला फैक्टर है ना, कैसे इज द डिलीवरी, और वो सीखी जा सकती है। लोगों को लगता है कि भारी आवाज़ है तभी अच्छी आवाज़ है। नहीं, कोई भी आवाज़ जो किसी कहानी को खूबसूरत तरीके से कह सके वो अच्छी आवाज़ है। और मुझे नहीं मालूम है कि क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, लेकिन अगर आप बताना चाहें कुछ आपको लगा हो कि ये किताब या ये इंस्टीट्यूट या ये जगह या ये व्यक्ति, इससे सीखा जाना चाहिए आवाज़ के मामले में। एक आदमी तो आपके सामने बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया। कहाँ मिलेंगे आप, बता दीजिए लोगों को। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आवाज़ पर काम कराते हैं, पर अगर आपको आवाज़ पे काम करना है तो ब्रेथ पे काम करना शुरू कर दीजिए। कोई कोच मिले चाहे ना मिले, ब्रीदिंग टेक्निक आपकी सुधारने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। वॉइस कोच शायद कम मिले। इफ़ यू इम्प्रूव योर ब्रीदिंग यू विल इवेंचुअली इम्प्रूव योर वॉइस, बिकॉज योर वॉइस, आपकी आवाज़ शुरू कहाँ से होती है? सांस से। जैसे ही सांस उखड़ेगी ना, सबसे पहले आपकी आवाज़ जाएगी। जब आप नर्वस होते हैं तो आपकी आवाज़ कांप जाती है। क्यों कांप जाती है? क्योंकि योर ब्रीदिंग गेट्स अफेक्टेड। एनी टेंशन इन योर बॉडी कंस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ एयर इन द लंग्स। बस इतना ही काफ़ी है। आप सिखाते हैं वैसे? मैं सिखाता हूँ। हाँ, तो पता बता दीजिए कहाँ है। मैं इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, जब गाली देने के लिए लोग ढूंढ सकते हैं तो सीखने के लिए भी ढूंढ ही लेंगे। सीखने वाले विजय विक्रम 77 है हम इंस्टाग्राम पे। मतलब बहुत ज़्यादा रहते हैं इंस्टाग्राम पे। अच्छा। हाँ, बीवी परेशान हो जाती है कभी कभी। मुझे लगता है कि किसी ने मैसेज किया उसको जवाब दे दें। कोई प्यार से मैसेज कर रहा है कि आपकी आवाज़ के फ़ैन है, तो भाई बताइए। मतलब चेहरे के फ़ैन बहुत लोग होते हैं, लेकिन आवाज़ ढूंढते कोई आप तक पहुँचे, उस आप जवाब ना दें। अरे गलत। तो ना इंसाफी ना, बिल्कुल नहीं। तो ये अच्छा है आपका कि आपको गाली दें या तारीफ, आप जवाब वापस दें। जवाब मिल जाएगा। हमने भी आपको आवाज़ दी, आपने जवाब दिया, वैसे आप आए आज। जी 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 जी। आखिरी सवालों की तरफ हूँ, जिनमें से एक कुंदन जी हमारे प्रोड्यूसर, उन्होंने पूछा हाँ कि आजकल AI भी वीओ करने लगा है ना? और AI को एक नया खतरा समझा जा रहा है या मौका समझा जा रहा है वॉइस ओवर के हिसाब किताब से। तो हमारे यहाँ भी है AI की टीम, हमारे साथ ही बैठती है। तो इससे आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि हर कोई जो कलाकार लोग हैं वो तरह तरह से इसे परसीव कर रहे हैं। AI से जुड़ा हुआ एक लीगल मैटर मैं भी हैंडल कर रहा हूँ। मतलब मैंने खुद किसी को लीगल नोटिस भेजा हुआ है। मेरी आवाज़ कभी आज से 5-6 साल पहले किसी एक प्रोजेक्ट के लिए रिकॉर्ड हुई, और फिर उसके बाद AI आया। तो हमने कहा आपने जो पैसे दिए थे तो उस प्रोजेक्ट के लिए दिए थे, ये तो AI में भी यूज़ हो सकती है। कैन यू गारंटी दैट इट विल नॉट बी यूज्ड? सो कॉम्पनसेट मी। दे सेड नो, वी विल नॉट यूज़ योर वॉइस। तो मतलब वही चल रहा है अभी। ठीक है, अब आते हैं आपके सवाल पे। मेरा ऐसा मानना है कि इवेंचुअली एवरीथिंग विल कोएग्जिस्ट। जब ऑटोमेशन आया तो ये लगा कि ह्यूमन वो जो है इंटरफेस ख़त्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। प्रोग्रामिंग शुरू हुई तो भी ये लगा कि नौकरियां बहुत जाएंगी। शुरू में फ़र्क पड़ता है, बट इवेंचुअली इट स्टार्ट्स कोएग्जिस्टिंग। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉब्लम लोग हैं जो उसका मिसयूज़ करते हैं। यस। कि आपकी आवाज़ ले ली और फिर उस सॉफ्टवेयर में डाल दी जिससे कुछ भी बनाया जा सकता है, उसको पैसे नहीं दे रहे। तो वो सोच तो हम नहीं बदल सकते। अब उस कोशिश ये है, हमारे जैसे वॉइस एसोसिएशन है हमारा, उसमें ये प्रयास हो रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ इस तरह से बनाए जाएं कि परपेचुअली लोग हमारी आवाज़ ना यूज़ कर पाएँ। अगर करना हो तो उसकी कॉम्पनसेशन दे दें। दो चीज़ें हैं, जब आप AI के लिए आवाज़ यूज़ करें तो कृपया रेम्यूनरेशन ना दें, कॉम्पनसेशन दें। बिकॉज रेम्यूनरेशन तो आपने मेहनत के लिए दे दिया, कॉम्पनसेशन है जॉब लॉस, द लॉस दैट आई एम गोइंग टू इनकर, अपॉर्चुनिटी लॉस, उसका कॉम्पनसेशन। तो वो चीज़ें चल रही हैं। परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, काम पे फ़र्क ऑलरेडी थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन इवेंचुअली एवरीथिंग विल कोएग्जिस्ट। और अब एक नई चीज़ आई है तो उसके साथ रहना भी हम सीख ही लेंगे। और नए कानून, नए तरीके वो भी आ ही जाएंगे, आते ही हैं। सही है। आखिरी सवाल मेरा, और इसमें आप जो कुछ छूट गया उसे जोड़ भी सकते हैं। आपसे मैंने बात करते हुए देखा, और बाकी जगह भी, कि आप शेर व शायरी की काफ़ी मदद लेते हैं खुद को, है ना, खुद को एक्सप्रेस करने में। जी। एक तो आपका साहित्य वाला पार्ट मेरा ख्याल है ठीक ठाक समृद्ध है। जी। तो जाते जाते कोई ऐसा शेर यदि आप सुनाना चाहें जो आपको लगता हो कि ये आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, या थोड़े उदास दिनों में रोशनी फैलाता हो आखिर में।
उदास दिनों में रोशनी फैलाने वाला तो शेर है, कविता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं कुछ ऐसे, जैसे डॉक्टर बच्चन को बहुत पढ़ते थे, सुनते थे, पढ़ते थे, तो नीड़ का निर्माण फिर जो उन्होंने अपनी आत्मकथा का एक हिस्सा लिखा है, नीड़ का निर्माण फिर, उसमें उनकी धर्मपत्नी की मृत्यु जब हो जाती है उसके बाद उन्होंने एक कविता लिखी थी, इस पार उस पार। इट ब्यूटिफुली इनकैप्सुलेट्स कि भैया मृत्यु शाश्वत सत्य है, तो दृग देख जहाँ तक पाते हैं तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच वहाँ बुलाता है। मैं आज गया तुम आओगी कल परसों, सब संगी साथी, दुनिया रोती धोती रहती, जिसको जाना है जाता है। मेरा तो होता है मन डगमग तट पर के ही हलकोरों से, मेरा तो होता है मन डगमग तट पर के ही हलकोरों से, जब मैं एकाकी पहुंचूंगा मझधार न जाने क्या होगा, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। और इस पार नियति का मानव से व्यवहार तो हमने देखा है, उस पार नियति का मानव से व्यवहार न जाने क्या हो, इस पार प्रिय मधु है तुम। ये पता नहीं क्यों मुझे हमेशा याद रहती है। और गालिब का अगर 2 मिनट और हो तो बिल्कुल है, 2 शेर सुनाऊंगा ज़रूर। एक आपने सुना ही होगा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। इस गज़ल में एक शेर है, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। और एक आखिरी उनकी गज़ल, बाजी चैतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। इसका जो सबसे खूबसूरत शेर है कि होता है निहा गर्त में सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। कि इतना बड़ा रेगिस्तान, एक हवा का झोंका आता है और धूल के गुबार में तब्दील हो जाता है, और इतना बड़ा सागर किनारे पर पनाह मांगता है, जमीन रगड़ता है, पनाह नहीं मिलती, वापस चला जाता। तो द फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ, मतलब हम अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं। बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन करेंगे, बहुत अच्छी हो जाएगी, मज़ा आएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। जी। बहुत बहुत शुक्रिया विजय विक्रम सिंह साहब। और आर्मी में जाते अच्छा होता, लेकिन आप नहीं गए तो और अच्छा हुआ। मैं तो ये बोलता हूँ, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। डॉक्टर बच्चन ने जब कहा था तो मुझे नहीं पता था कि उनको ये पता है कि मैं इसका इतना उपयोग करूँगा। मन का होता तो कहीं होते पोस्टेड, मन का नहीं हो रहा तो आपसे बात कर रहे हैं। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और वैसे तो अंत में ही करता हूँ, लेकिन हमारे बहुत सारे साथियों की तमन्ना थी कि अंत उनसे ही कराइएगा। अच्छा, उनकी आवाज़ आपसे अच्छी है ही। अरे आपकी आवाज़ बहुत रियाज की हुई है, तो अच्छा। या तो आप प्रोफेशनली क्योंकि बहुत बोलते हैं तो इस वजह से आपके रेजोनेटर्स बहुत फाइन ट्यून्ड है, खनक है आपकी आवाज़ में। चलिए, अब मैं भी ढूंढता हूँ, आता हूँ मुंबई। हाँ, आइए प्लीज़, मोस्ट वेलकम। तो शाम 6 बजे आज तक रेडियो पर विजय विक्रम सिंह ने नितिन से बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पढ़ाकू नितिन के इस एपिसोड में विजय विक्रम सिंह हमारे साथ थे, और बात करने का मन तो और भी हो रहा है, लेकिन बता ही दिया शाम 6 बज चुके हैं, समय समाप्त। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आज तो कमेंट करने के लिए बहुत कुछ है, गाली भी दे सकते हैं, तारीफ भी कर सकते हैं। गाली देंगे तो जवाब दूंगा मैं, देंगे। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड को देखने के लिए, सुनने के लिए। और आदेश जैसा मिलता है तो बता देता हूँ, जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भाई साहब रेटिंग कर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच।